ऐसे टीवी देखते मत रह जाओ, जाकर गायों के लिए चारा लेकर आओ। ठीक है, लेकिन छाछ में नमक कम है, थोड़ा डालो उसमें। नमक कहा है डालने के लिए, जितना था उतना मिला चुकी हूँ। ठीक है, मैं खेत तक जाकर आता हूँ। ये कहकर नागराज अपने खांधे पर थाल रखकर चल पड़ता है। ऐसे जाते हुए रास्ते में नागराज को रमेश मिलता है। नागराज मामा, कहाँ जा रहे हो? मैं खेत को जा रहा हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खेत में छोटा सा काम था, वही करके आ रहा हूँ। अपने पिता का सहारा बन रहे हो? अच्छी बात है। कमाए हुए सारे पैसे पिताजी के दवाइयों के लिए ही खर्च हो रहे हैं मामा जी। सही कह रहा है बेटा, जब तक मेहनत चल रही है तब तक पेट भरेगा। ये क्या जिंदगी है मामा, कूली की जिंदगी हो गई है। सिर्फ नाम के 5 एकड़ खेत है। खेतों में पानी ना होने की वजह से, फसल ना आने की वजह से, कर्जों के डर से मर जाना बेहतर लग रहा है। कैसी बात कर रहे हो? मुंह बंद करो अपना। तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे पिता का ख्याल कौन रखेगा? ऐसे ही दुख में कह दिया मामा जी। अच्छा चलता हूँ, धूप बहुत हो रही है, आप भी जाओ। शाम के वक्त नागराज अपने सर पर घास का कट्टा उठाकर घर पहुंचता है। लाए हुए घास को गायों के सामने डालकर घर के अंदर जाता है। ओए रमनी, रमनी, क्या हुआ है जी? क्यों उतना चिल्ला रहे हो? थोड़ा खाना दो मुझे, जोरों की भूख लगी है। हाँ दे दूंगी, लेकिन इतनी देर क्यों हुए आज? वो रास्ते में रमेश मिला था, उसी से बात कर रहा था, इसलिए इतना देर हुई है। वो शारदा भाभी का बेटा? हाँ वही है, लेकिन ऐसे क्यों पूछ रही हो? सुनो जी, मैं एक बात कहूंगी, गलत मत समझना। पहले बात तो सही, मैं क्यों गलत समझूंगा? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सीता की शादी रमेश से करवा दे तो कैसा रहेगा? पागल हो गई हो क्या तुम? मुंह बंद करो अपना। ऐसे जोर से पुकारते ही रमनी चुपचाप घर के अंदर चली जाती है। अगले दिन सुबह नागराज गायों को चारा डाल रहा है। आजी सुनते हो? कहाँ हो? रमनी ऐसे जोर जोर से चिल्लाते हुए आती है। यहीं पर हूँ मैं। क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो? अपने रमेश के पिता चल बसे हैं जी। रमनी रोते हुए आकर नागराज को ये खबर सुनाती है। नागराज अच्छा रहते रहते ही अचानक से नीचे गिर जाता है। नागराज और रामराज दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। जब नागराज के घर सीता का जन्म हुआ था, तभी रामराज के घर रमेश का जन्म हुआ था। एक दिन अचानक से रामराज की पत्नी मर जाती है। उस गांव के इकलौता स्कूल में सिर्फ 10 क्लास तक ही पढ़ाई होने की वजह से सीता और रमेश भी वहीं तक पढ़ते हैं। उसके आगे ही पढ़ाई से उन्हें कोई मतलब नहीं था। इस बार कपास और टमाटे के खेत करते हैं, क्या कहते हो? तो जैसा का है वैसा ही करते हैं। बीज के पैसे ना होने पर दोनों गांव के सरपंच के पास उधार लेकर बीज खरीदते हैं। खरीदे हुए बीजों को नागराज और रामराज दोनों मिलकर खेत में डालते हैं और उसके बाद रोज बारिश का इंतजार करते हैं।
हमारे इतने इंतजार करने के बावजूद भी ऊपर वाले एक बूंद बारिश तक नहीं कर रहा है नागराज। और 2 दिन देखते हैं रामराज। हमने जो बीज बोए थे वो सूख गए हैं रामराज। अब नए बीज के लिए पैसे कहाँ से लाए? अपन दोनों साथ में कुछ भी कर सकते हैं। वो के लिए छुपाए हुए पैसे हैं ना, उन पैसों से बीज खरीद देते हैं। मजदूरों के लिए छुपाए हुए पैसों से बीज खरीदकर फिर से सारे खेत में बीज डालते हैं। इस बार बारिश का इंतजार किए बिना कुएं से पानी लाकर सारे खेत में डालते हैं। ऐसे कुछ ही दिनों में उनके खेत में पौधे उगने लग जाते हैं। उन पौधों को देखकर दोनों दोस्तों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फसल काटने के समय नागराज और रामराज दोनों मिलकर फसल काटकर एक बाजू में रखने के बाद वहाँ पर ट्रैक्टर लेकर एक दलाल आता है। आज 50 केजी का 500 रुपए है। वो दाम सुनते ही रामराज के जगह पर होश उड़ जाते हैं। रामराज को अपनी सारी मेहनत आंखों के सामने मिट्टी में मिलती हुई नजर आती है। रोज के सिर्फ 6 पेट्टे ही भर रहे थे। इस हिसाब से एक दिन सिर्फ 35,000 ही आ रहे थे। उसमें से मजदूरों को पैसे देकर, ट्रैक्टर वाले को देकर बचे हुए पैसों से कर्जा कैसे फेड़ सकते हैं? ऐसे व्यापार में नुकसान होने के बावजूद नागराज और रामराज की हिम्मत में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि कपास की फसल बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे सफेद फूल खिलते हैं। टमाटे के फसल में नुकसान होने के बाद कपास के फसल में हमें बेहतरीन रास्ता दिखा रही है। दोनों खुशी खुशी घर जाकर आराम से सो जाते हैं। इतने में उस दिन रात को बहुत बड़ा हवा और बारिश का तूफान आता है। अगले दिन सुबह नागराज और रामराज भागकर खेत में फसल के पास जाते हैं। जाकर देखा तो सारी कपास भीग चुकी थी। अब उनकी आखिरी उम्मीद खत्म हो गई थी। पूरी 600 किलो कपास 40,000 में बेचते हैं। आए हुए सारे पैसे सरपंच को देते हैं। बाकी के पैसे देने के लिए दोनों सरपंच के घर में कूली का काम करने लगते हैं। उस वजह से रामराज बीमार होकर कटिया पकड़कर मर जाता है। नागराज भागकर रमेश के पास पहुंचता है। दोनों मिलकर रामराज का अंतिम संस्कार करके वापस रमेश के घर लौट आते हैं। समय रात के 9 बज रहे हैं। चलो बेटा, अपने घर चलते हैं। नहीं मामा जी, मैं यही रहूंगा। क्यों रे, हमारा इतना भी हक नहीं है? ऐसे क्यों कह रहे हो मामा? मेरे इस दुनिया में आपके अलावा कौन है? ये कहते हुए रमेश नागराज को जोर से पकड़कर रोने लगता है। रमनी, रमेश आया है, खाना लगाओ। ठीक है जी। आज से रमेश अपने साथ ही रहेगा। ठीक है जी, हमारे भी कौन है, रमेश को भी अपने बेटे की तरह ही देख लेंगे। नागराज हाल पकड़कर खेत के लिए चला जाता है। रमनी रोज की तरह काम पर चली जाती है। रमेश अभी तक ऐसे ही सो रहा है। सीता घर के बाहर मुग्गू डाल रही थी। तभी रमेश उठकर बाहर आता है। उठ गए हो? ब्रश कर लो, चाय बना कर देती हूँ। चाय नहीं चाहिए, लेकिन मामा और मामी कहाँ है? पिताजी खेत में गए हैं, माँ काम पर गई है।
ठीक है, फिर मैं मामा के पास जा रहा हूँ। मैं भी आऊं? ऐसे दोनों साथ मिलकर खेत में जाते हैं। रमेश, तुम्हारे फ्यूचर का प्लान क्या है? मेरे खेत में फसल उगाना। फायदे की बात तो छोड़ो, लगाए हुए पैसे तक नहीं निकल रहे हैं रमेश। खेती मत करो। सब ऐसे ही सोचने लगेंगे तो भविष्य में एक भी किसान नहीं बचेगा सीता। फायदे नुकसान के बारे में सोच बिना काम करने वालों को ही किसान कहते हैं। कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, भूख लगने पर खाना ही खाना पड़ता है। मिट्टी बहुत महान है सीता। मेरे पिता मुझे हमेशा एक बेहतरीन किसान की तरह देखना चाहते थे। दुखी मत हो रमेश, तुम्हारी सोच महान है। क्या बात है रमेश, ऐसे आए हो? तुम्हारी मदद करने के लिए मामा जी। तुम क्यों कष्ट उठाना चाहते हो बेटा? दोनों जाकर उस घास पर बैठो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। चलो मामा, दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे दोनों साथ मिलकर काम कर रहे थे। तभी जहाँ पर सीता बैठी थी, वहाँ पर एक सांप आकर उसे काट कर चला जाता है। इतने में सीता सांप सांप कहकर जोर जोर से चिल्लाकर नीचे गिर जाती है। नागराज और रमेश भागकर सीता के पास जाते हैं। देखा तो सीता नीचे पड़ी हुई थी। क्या करूँ मैं अब? किधर से आ पड़ी ये बाला? ये कहते हुए परेशान होता रहता है नागराज। इतने में रमेश सीता के पैर में जोर से दवाल बांधकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, सही समय पर लेकर आए हो। कुछ ही देर में लड़की को घर लेकर जा सकते हो। नागराज सो रहे रमेश के पास आता है। क्या बात है मामा, ऐसे आए हो? नींद नहीं आ रहा है क्या? सीता को कुछ नहीं होगा मामा जी, मैं हूं ना। रमेश, क्या तुम सीता से शादी करोगे? मुझे भी सीता पसंद है, लेकिन बिना सीता के दिल के बात जाने हाँ कहना ठीक नहीं होगा मामा जी। ठीक है, तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। अगले दिन सुबह रमेश, रमेश, इधर आओ। इन पैसों को लेकर शहर में कोई अच्छी नौकरी ढूंढकर काम कर लो। शहर में क्यों मामा जी? इस गांव में क्या है बेटा, हमने तो जैसे तैसे ही करके अपनी जिंदगी गुजार ली है। तुम्हारी और सीता की जिंदगी ऐसी नहीं होनी चाहिए। नहीं मामा जी, मैं यही रहकर खेत करूंगा। बेवकूफी बातें मत करो। हमारी हालतें कैसे है देख रहे हो ना? नहीं मामा जी, उगाई हुए फसल को मैं ही शहर ले जाकर बेचकर आऊंगा, तब अच्छी कमाई होगी। तुझे क्या लगता है हम सिर्फ दलाल के भरोसे रहते थे? हम भी शहर जाकर सुबह से शाम तक धूप में बैठते थे, फिर भी 1000 रुपये की कमाई नहीं होती है। ऊपर से मोल तोल करते हैं। ये कहकर नागराज उदास होता है। आप जो कह रहे हो वो सही है मामा जी, लेकिन अब देख रहे हो ना, लॉकडाउन की वजह से पूरा देश थम गया है। शोरूम, सुपरमार्केट्स ये सब बंद है। इस वक्त कोई भी अपने घर के बाहर कदम नहीं रखना चाहता है, कोई भी सोना लेना नहीं चाहता। लेकिन हर किसी को खाना चाहिए, हर किसी को सब्जियां चाहिए। कुछ भी हो जाओ, लेकिन चलना तो पैरों से ही है ना, और खाना तो खाना ही है। अपना जो कर रहे हैं वो व्यापार नहीं है मामा जी, अच्छा काम है। 4 लोगों का ही सही, अपनी वजह से पेट तो भरेगा। इसीलिए जब तक जिंदा हूँ तब तक सिर्फ खेती करूँगा। ये कहकर रमेश अपने हाथ में हाल पकड़कर खेत में चला जाता है और अपना काम कर लेता है। सही है, 5 की चाय को 100 में खरीद कर पीते हैं। ऐसी जीएसटी के नाम से कितना बिल डालने पर भी बिना सवाल पैसे दे देते हैं।
शोरूम में जाकर बिना मोलतोल किया खरीद लेता है। लेकिन वही किसान के पास आधे से भी कम दाम में मोलतोल करते हैं। टेक्नोलॉजी कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, खाएंगे तो खाना ही। इतनी छोटी सी बात को भूल जाना सही नहीं है। किसान ही राजा है, किसान ही अन्नदाता है। जय किसान।